जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से 14 अक्टूबर के कराए गए करंट अफेयर्स को कुमार गौरव सर के द्वारा उसको हम लोग फटाफट इस क्लास के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। ये आप लोग देख पा रहे हैं 14 अक्टूबर को करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला नंबर प्रश्न है और लास्ट में हम लोग गोवा राज्य दर्शन को भी देखने वाले हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 105वां स्थान मिला है। आइए हम लोग ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स को देख लेते हैं जो 2024 में जारी कर चुका है। इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड हंगर हेल्प जारी करता है, जो एक संस्था है जर्मनी की। किस आधार पर? तो ये 4 आधार पर इसको जारी किया जाता है। भारत का स्थान 2024 में 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा है, जो काफ़ी ख़राब स्थिति है, ठीक है। यह दिखाता है कि किस देश में कितना भूखमरी है। इसमें स्कोरिंग का बात किया जाए तो 100 में से आपको भारत का जो स्कोरिंग है 27.3% है। इससे बेहतर तो भारत का पड़ोसी देश का है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का। इसके भारत से बेहतर इसकी स्थिति है। 2023 में वहीं देखें तो भारत को हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी में 111वें स्थान पर रहा था, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत को गंभीर भूखमरी श्रेणी में भारत को रखा गया। मानव विकास सूचकांक में यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को 134वें स्थान है। लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इन इक्वलिटी 2024 में 108वें स्थान पर है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक जेंडर गैप इंडेक्स में 129वें स्थान पर भारत है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत 109वें स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 159वें स्थान पर। वहीं एशियन पावर इंडेक्स 2024 में 3रे स्थान पर और इन्वायरमेंट पावर इंडेक्स 2024 में 176वें स्थान पर है। और लास्ट है कि ग्लोबल फायर इंडेक्स 2024 में 4th स्थान पर है। ललन टॉप देख लेते हैं हम लोग फटाफट। हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो ये PSLV C58 से प्रक्षेपित किया है यानी लॉन्च किया है। PSLV C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया था और PSLV C58 से एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। PSLV का फुल फॉर्म पता है सभी लोगों को, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट ललन टॉप। हाल ही में PM मोदी ने किस देश के सबसे लंबी समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किए हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। नेक्स्ट है कि MS सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1998 में, और यह पहली संगीतकार रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि कौन भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक है? तो ये अल बरूनी है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में चर्चा में रही SBS 3rd परियोजना का संबंध किससे है? तो ये जासूसी उपग्रह से है। इससे पहले 2 को मंजूरी मिल चुका था, ये तीसरा है। SBS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पेस बेस जैसो और सर्विलांस होता है, जिसको हिंदी में अंतरिक्ष आधारित निगरानी कहा जाता है। इसमें टोटल कुल 52 जासूसी उपग्रह को लॉन्च किए गए हैं। लॉन्च कहाँ होगा? तो ये निम्न भू कक्षा में इसको लॉन्च किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष के ऊपर नज़र को रखना। संचालन करने वाला कौन है? तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी इसको संचालन करती है। इसे कैबिनेट ने 3rd चरण को मंजूरी दे चुका है, इससे पहले 2 को मंजूरी मिल चुका था। इसमें 21 उपग्रह जो है वो इसरो के द्वारा तैयार किया गया है, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, और इसमें 31 प्राइवेट कंपनी जो है वो उपग्रह को बनाएगी। टोटल 52 उपग्रह को इसमें लॉन्च किया गया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000 है। और सुपर कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? तो विजय भटकर को बोला जाता है। नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये फ्रंटियर है, जो अमेरिका के कंप्यूटर है। इससे पहले फुकागू जापान का था, लेकिन अब फ्रंटियर हो चुका है। ललन टॉप देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो युगांडा कंपाला में। पहला बेलग्रेड सर्बिया 1961 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। वर्तमान यहाँ के सीएम कौन है? पंच जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? तो एच व्हिटेकर हैं। इन्होंने 5 जगत को वर्गीकरण में बांटे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पौधा और जंतु यानी एनिमल को। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है। बताइए इस हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है, ये क्या है? यह किस देश से संबंधित है? ये इजराइल देश से संबंधित है। यह एक प्रकार का आतंकी संगठन है। यहाँ का इजराइल का मुद्रा क्या है? न्यू शेकल है। संसद का नाम क्या है? नीसेट है। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। फंसे भारतीय को, इजराइल से फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं इस आतंकी संगठन के बारे में। हिजब उत तहरीर HUT जिसे बोलते हैं, यह जेरूसलम का आतंकी संगठन है। इसे भारत ने प्रतिबंध कर दिया है और इसे गतिविधि अधिनियम के तहत प्रतिबंध किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, गतिविधि अधिनियम के तहत 1967 एक्ट के तहत इसे प्रतिबंध किया गया है। स्थापना इसकी होता है हिजब उत तहरीर को 1953 में। इसका कार्य जिहाद और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना, और इसमें लेबनान में एक आतंकी संगठन जिसका नाम है हिजबुल्लाह, क्या है? हिजबुल्लाह है। अगला लल्लन टॉप देख लेते हैं। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में, गेस्ट के रूप में कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे, जो फ्रांस के रहने वाले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है कि प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति। आगे है कि इस बार उड़ीसा का झांकी को पहला स्थान मिला है। 75वें गणतंत्र दिवस में भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट ललन टॉप है कि हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना बन चुके हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में होती है। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। आगे इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य को अध्ययन करने के लिए कौन सा सर्वाधिक आयोग स्थापित किया गया है? तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्यों को बनाया गया था और ये सातों के सातों अंग्रेज यानी ब्रिटिश थे, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है तो इसका विरोध किया जाता है काफ़ी, और गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। साइमन कमीशन गो बैक के नारे। उस समय लाहौर में अधिवेशन चल रहा था और उस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा रहे थे, और उस आंदोलन में जो था उनके सर पर लाठी का चोट लग जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाता है लाला लाजपत राय के। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश। ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला विश्व का तीसरा आपूर्ति वाला देश कौन बन चुका है? तो ये अपना देश भारत बन चुका है। भारत यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा बड़ा देश बन चुका है। इससे पहले कौन कौन सा देश था ये भी हम लोग देखेंगे। इसमें भारत क्या क्या आपूर्ति करेगा, क्या क्या भेजा है? तो टीका है, दवाई है और खाद्य सामग्रियाँ यानी खाद्य पदार्थ है। यूनिसेफ जिसको फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड होता है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है। इसकी स्थापना यूनिसेफ का होता है 1946 में, भारत के आज़ाद होने से 1 साल पहले। मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कैथरीन रसेल है। नेक्स्ट ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो पहला आपको INS सध्यांक है, इंडिया, जिसका INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप होता है, ठीक है। दूसरा निर्देशक को इसमें जोड़ा गया है। अगला कहते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस आकियामा की खोज कहाँ किया है? तो अमेजन वर्षा वन में किया है, और यह किस देश में है? तो ब्राज़ील में। नेक्स्ट विश्व में सर्वाधिक विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो अमेजन वर्षा वन है। अमेजन के जंगल को विश्व के या पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अकेले ये 20% ऑक्सीजन यहाँ से जो है उत्पादन होता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पहाड़ी तंत्र शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो ये टेंसले साहब थे। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द के प्रतिपादक किसने किया था? तो ये अर्नेस्ट हैकल ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितना है? अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल की जैसे
कह सकते हैं कि राज्यपाल बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला है कि उसके 35 वर्ष आयु पूरा करना पड़ेगा। और 35 वर्ष आयु किसका किसका होना चाहिए, तो देखिए अगर राज्यपाल बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष आयु होना चाहिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष आयु आपको पूरा होना चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए भी, और लोकसभा के MP के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं राज्यसभा के MP बनने के लिए 30 वर्ष है, और MLA बनने के लिए 25 वर्ष, और MLC बनने के लिए 30 वर्ष है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं। आगे देख लीजिए जो एज से रिलेटेड था। हाल ही में 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहाँ प्रारंभ हुई थी, जिनेवा में हुआ है। IPU को फुल फॉर्म देख लेते हैं, IPU के बारे में देख लेते हैं। IPU का फुल फॉर्म इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होता है। बैठक इसके 149वीं क्रम का होने वाला है और 13 से 17 अक्टूबर तक चलने वाला है। यह आयोजन कहाँ होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है। इसकी IPU की स्थापना जो हुआ था 1889 में हुआ था। मुख्यालय इसका जिनेवा में है, ठीक है। इसमें कुल सदस्य देश जो हैं वो 180 मेंबर इसमें शामिल है। यहाँ भारत की तरफ से अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन है, ओम बिरला साहब है, जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो अंतहरी महताब है। इसके लिए भारत में अनुच्छेद 93 आर्टिकल को रखा गया है। G20 आयोजन ब्राजील में हुआ था। G7 इटली में, ब्रिक्स 2024 का आयोजन रूस में, SCO 2024 आस्थाना कजाकिस्तान में हुआ है। आसियान 2024 लाओस की राजधानी वियंतियन में इसकी आयोजन किया गया था, ठीक है। G का मतलब होता है ग्रुप, और इसमें टोटल जितना लिखा है उतना इसमें देश शामिल है। आगे ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया थे, अजय मानिका राव को नियुक्त किया गया है। इससे पहले लोकपाल जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है, जोड़ाहट में हुआ है, जो असम में है। अगला देख लेते हैं कि लाई हरोबा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है। तो लाई हरोबा भारत के कौन सा राज्य की यह शास्त्रीय नृत्य है, तो यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। संकीर्तन और पुंगचोलक और थांगटा ये सभी के सभी मणिपुर के शास्त्रीय लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट द्वारा लिखी गई थी, मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। 6 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSC का दर्जा मिला है। भारत का और एक और कंपनी ऐड हो चुके हैं जिसको 14वीं महारत्न कंपनी की दर्जा मिल चुका। वो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इससे पहले 13 कौन कौन सा था उसको भी हम लोग देखेंगे। तो महारत्न CPSC जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर होता है, जिसको हिंदी में केंद्रीय सरकारी उद्यम कहा जाता है। इस बार 14वीं क्रम का ये महारत्न कंपनी बन चुकी है। इसको मंजूरी हमारे निर्मला सीतारमन जी दिए हैं और जो हमारे वित्त मंत्री हैं। कंपनी कौन सा है, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। अब यह कंपनी 5,000 करोड़ रुपए की विदेशी कंपनी या 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्ट अब विदेशी कंपनी में कर सकता है बिना भारत सरकार की अनुमति के। इसे आप देख लेते हैं कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी का कुछ जहाज़ें बनाई गई है, जैसे तेजस हो गया, प्रचंड हो गया, 12वीं क्रम के कंपनी। तो ये सब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि 13वीं अन्य कंपनी कौन कौन सा है, जैसे NTPC लिमिटेड हो गया, तेल और प्राकृतिक गैस निगम हो गया जिसको ONGC कहते हैं, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन बोलते हैं, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसको सेल बोलते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बोलते हैं जिसको VEL बोलते हैं। अगला जो कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसको IOCL बोलते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है। तो ये सब 7 कंपनी आगे और देख लेते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये टोटल 13 ये है। और एक HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाई, ये 14वां महारत्न कंपनी भारत में बन चुकी है। और ये महारत्न कंपनी उसे कहते हैं जो विदेश में और भारत सरकार के बिना अनुमति के वो इन्वेस्ट चाहे तो कर सकता है। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 134वां स्थान पर ऊपर। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है और इसको जारी करता है UNDP ने। 1990 में इसकी शुरुआत किया गया था UNDP के। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा जो संबंधित सहकारी समिति से।
नेक्स्ट ललन टॉप देख लेते हैं कि अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप दास और जाकिर हुसैन, ये सभी के सभी तबला वादक से संबंधित है, तबला वादक थे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, भारत में साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो है 1930 से है, जारी किया गया भारत में हेल्पलाइन नंबर साइबर से संबंधित कोई भी शिकायत के लिए। साइबर कमांड नियंत्रण केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र में किया गया, महोब में, जो नवी मुंबई में है। यह भारत का पहला एकीकृत कमांड है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किए हैं। इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन भी कहा जाता है। CC 1440 नामक पोर्टल की शुरुआत भी यहाँ पर किया गया है, इसको देखरेख की निगरानी के लिए। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो ये रामनाथ कोविंद कमेटी ने किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? तो म्यांमार में। कालादान मल्टी रिवर प्रोजेक्ट भी म्यांमार में शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो 39A है। 42वां संविधान संशोधन इस द्वारा जोड़ा गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने, जो महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में ये शुरू किए थे। स्थापना था इसका सत्य शोधक का 1873 में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी था, ये ज्योतिबा फुले जी का। अगला प्रश्न है कि NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी या प्रथम राज्य कौन सा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। आइए हम लोग देख लेते हैं NCPR का फुल फॉर्म की क्या होता है। NCPR का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसमें 2023 और 24 के आंकड़े को जारी किया गया थे। इससे पहले हम लोग बिहार में देखे कि भारत का एकमात्र राज्य जो बाल विवाह को रोकने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो बिहार का। अब ये 2023-24 जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना है। इसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है, जो सर्वाधिक प्रयास किया है। इसमें दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा शिक्षित, वहीं पर बाल विवाह ज़्यादा हुआ है। NCPCR की स्थापना 2005 एक्ट अधिनियम से 2007 में होती है। 2005 एक्ट के तहत 2007 में होती है NCPCR का स्थापना। इसके अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो है NCPCR का, और यह महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आता है। और महिला बाल एवं विकास के मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अन्नापूर्णा देवी है। नेक्स्ट इसका ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। नेक्स्ट है कि दो निकटवर्ती श्रृंगों या गर्त के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? तो देखिए इस तरीके से होता है और इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको श्रृंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको श्रृंग बोला जाता है और इसको भी आपको श्रृंग बोला जाता है। और ये दोनों के बीच की दूरी को तरंग धैर्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तरंग धैर्य बोला जाता है। और इसको बोला जाता है गर्त। क्या बोला जाता है? इसको गर्त बोला जाता है। तो नीचे ढंसल है और उसको गर्त, और ऊपर जो उठल है इस लाइन से ऊपर, उसको श्रृंग बोला जाता है। तो ये दोनों श्रृंग के बीच की दूरी, ये श्रृंग और ये श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग धैर्य बोला जाता है। तरंग धैर्य को किस में मापते हैं आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, आगे है कि हैंसेन रोग क्या है? तो कुष्ठ रोग है, जो जीवाणु से फैलने वाला रोग है। 9वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसने अनुसूचित जातियों को उप वर्गीकरण करने का जैसे शुरुआत किया है? तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना कब होता है? कमेंट्स में आप लोग छापिए। तेलंगाना के CM वर्तमान में अभी श्री रेवंत रेड्डी साहब हैं। इन्होंने अभी जो SC है, यानी कि कह सकते हैं अनुसूचित जाति और जैसे अनुसूचित जनजाति, इनको जैसे कई भागों में बांटने का प्रयास किए हैं। जैसे ABCD, यानी कह सकते हैं 4 भागों में। जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति हैं, SC और ST जातियों में से जो क्रीमी लेयर हैं उसे आरक्षण से बाहर किया जाएगा। अब यहाँ पर क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? क्रीमी लेयर का मतलब, जैसे कि आरक्षण क्या होता है, पहली बात हम लोग को समझना है कि आरक्षण क्या है। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि आरक्षण जो है ना, वो आरक्षण इसीलिए दिया गया था कि जो भी कमज़ोर जाति के या कमज़ोर लोग हैं, जो
आर्थिक स्थिति से कमजोर है उनको बराबर में लाने के लिए, एक लेवल में लाने के लिए सभी को यह आरक्षण दिया गया था ताकि यह बराबर में आ सके। तो उसी में से कुछ SC और ST में जो कुछ लोग हैं जो इस आरक्षण के अंदर नहीं आते, जैसे वो कुछ अच्छी तरीके से डेवलप कर चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, उनको आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, अब उनको नहीं मिलना चाहिए लेकिन फिर भी वो ले रहे हैं, तो उनको इससे बाहर किया जाएगा इस संसाधन, इस आरक्षण से। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को 4 भागों में बांटा है। यह उत्तम कुमार कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया। आरक्षण की सीमा 50% होगी, लेकिन जो क्रीमी लेयर है उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाएगा, यानी कि जो अच्छे खासे आर्थिक स्थिति से डेवलप हो गए हैं उनको अब यह सुविधा नहीं मिलेगी, यह आरक्षण नहीं मिलेगा। और यह किस केस में कहा गया था कि उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाएगा, और पहली बार इसी किस केस में कहा गया था, तो इंदिरा गांधी से जो है 1992 केस में कहा गया था। लल्लन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बन गए हैं, तो ये डी गुकेश बन चुके हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शून्य गैस कौन सी होती है, तो शून्य गैस को ही हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं। इनकी संख्या टोटल 6 होती है और आवर्त सारणी में वर्ग 18 के ये तत्व के रूप में जाने जाते हैं गैस के, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन हो गया। ठीक है, सभी का आप लोग परमाणु संख्या कमेंट्स में छाप दीजिएगा तो बेहतर होगा। आगे की जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए। और यूरेनियम कहाँ पर ये जादूगोड़ा, तो झारखंड में है। अगला है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये मध्य प्रदेश ने सम्मानित किया है किशोर पुरस्कार से। किशोर कुमार पुरस्कार वही राजकुमार हिरानी है जो PK फिल्म और 3 इडियट जैसी फिल्म को बना चुके हैं। ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छे फिल्म को प्रदर्शन किए हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो ऋषभ शेट्टी को मिला है कलांतर फिल्म के लिए। मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में दादा साहब फाल्के से पुरस्कृत किया गया है और 2014 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। लल्लन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में वर्ष 2024 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था, तो 3 लोगों को नियुक्त किया गया था, जिसमें से पहला था उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट किस देश के रहने वाले, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। युवराज और क्रिस गेल था। ठीक है, मेजबान इसको USA ने किया था, विजेता इसमें भारत रहा था और इसके भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा थे हमारे हिटमैन। और सेकेंड बार भारत ने जीता है 2024 में, प्रथम बार इन्होंने 2007 में जीता था। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, अगला है ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक चट्टान कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। टेबल शुगर के में क्या होता है, तो टेबल शुगर में सुक्रोज आता है और सुक्रोज किस किस से मिलकर के बनाते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो शॉर्ट होता है वो GF होता है, G से सुक्रोज और फ्यू से F से फ्रुक्टोज होता है। तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर के बना होता है। राज्य दर्शन देख लेते हैं फटाफट। गोवा का जैसे हम लोग आगे जिक्र किए थे कि गोवा जो है आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक से सीमा बनाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो ये भारत का मैप है और यहाँ पर आपको गोवा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर गोवा है जो महाराष्ट्र और यहाँ पर कर्नाटका है, इससे यह बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, और सबसे किनारे पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ये याद रखिएगा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। गोवा में 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा यानी कि नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, 2 ही गोवा है। गोवा का राज्य व्यवस्था देख लेते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है, पणजी में। मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रमोद कुमार सावंत है, बीजेपी से संबंधित पार्टी हैं। गवर्नर यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई हैं। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 40 है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और निर्माण इसका जो हुआ था 30 मई 1987 को 25वां राज्य के रूप में हुआ था, लेकिन यह जो था पुर्तगाल के अधीन था। इसे 1961 में पुर्तगाल से अलग किया था, लेकिन 1961 में आज़ाद करने के बाद ये एक UT के रूप में था, यानी कि यूनियन टेरेटरी था। लेकिन 1987 में इसे 25वां राज्य का दर्जा मिल चुका। और भाषा यहाँ पर क्या है, तो कोंकणी है। आगे हम लोग इसका देख लेते हैं कि सबसे बड़ा शहर इसका क्या है, तो वास्को डी गामा है, गोवा का सबसे बड़ा शहर है। भारत में न्यूनतम विधानसभा सीट कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर फंसने वाला है कि भारत में न्यूनतम विधानसभा पूछेगा, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के बोला है, तो सबसे कम जो है आपको पुडुचेरी में जो कि केंद्र शासित प्रदेश, जबकि वहीं पर पूछेगा कि न्यूनतम विधानसभा सीट वाला राज्य का जिक्र करेगा तब जाकर के आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि गोवा पुर्तगाली के अधीन थे, 1961 में आज़ाद हुआ और ऑपरेशन विजय के तहत हुआ था, ये याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय के तहत। ठीक है, उस समय जो आज़ाद हुआ 1961 में, ये यूनियन टेरेटरी था। गोवा के सीमा तट को भी कोंकणी बोला जाता है, यहाँ के भाषा यानी लैंग्वेज को भी कोंकणी बोला जाता है। हाई कोर्ट इसका अपना हाई कोर्ट नहीं है, तो ये बम्बई हाई कोर्ट से काम चलता है। क्षेत्रफल क्या है, तो अंतिम राज्य है और ये न्यूनतम क्षेत्रफल इसका है 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या की दृष्टि से यह 25वां स्थान पर आता है।
ठीक है। भाषा इसका कोंकणी है और प्रति व्यक्ति आय में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से सबसे अच्छा सबसे बेहतर इसका स्थान है। 5,83,389 प्रति व्यक्ति यहाँ का इनकम है सालाना का। आगे देख लेते हैं कि असेंबली गोवा लेजिस्लेटिव यहाँ का असेंबली है। ट्रिक इसके लिए क्या है देख लीजिए कि गोवा जो है 25वां राज्य किस दृष्टिकोण से आता है तो जनसंख्या में। इससे पहले कौन कौन सा है तो सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला। तो सी से हो गया सिक्किम, मी से हो गया मिजोरम, तो सिक्किम 28 में बढ़ते घटते क्रम में चलेंगे तो सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला। तो सी से हो गया सिक्किम 28 में, मी से हो गया मिजोरम 27 में, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश 26 में, गोवा से हो गया गोवा। ठीक है, जो 25वें क्रम में आता है। आज़ाद गोवा यानी यूनियन टेरिटरी के सीएम कौन थे तो ये दयानंद बंदोदकर थे, क्योंकि 1963-1967 तक इन्होंने रहा था और क्योंकि 1961 में ये पुर्तगाल से आज़ाद कराया गया। अगला देख लेते हैं कि गोवा राज्य के प्रथम अगर राज्य पूछेगा तब जाकर के प्रताप सिंह राणा हो जाएगा, जो 1987 से लेकर के 90 तक रहे थे। गोवा की एकमात्र महिला प्रथम सीएम कौन थी तो शशि काकोडकर थे। और मनोहर पर्रिकर के बारे में देख लेते हैं कि इनके नाम पर गोवा का जो मेगा एयरपोर्ट है इसका नाम बदल करके मनोहर पर्रिकर किया गया है। ठीक है, इन्हें 2020 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फटाफट रिवीजन के साथ। तब तक के लिए सभी लोग से लेते हैं विदा। थैंक यू, जय हिंद।